लगा होता अच्छा, अब मुझे जरा सा ये बताएं, आप तीनों के कल की क्लास से क्या चीजें समझ में आई हैं, ताकि हम आगे क्लास को उसी बेस पे चलाएं। तीनों जितने भी लोग क्लास में, आई थिंक तीन है ना, चार हैं। है। यार होगा। चारों बता दो क्या क्या चीजें समझ में आई हैं। लेयर्स के हवाले से आपने डिफाइन करा था कर कि डीप लर्निंग में लेयर्स का क्या काम हो रहा होता है और लेयर्स में कोडिंग जो हो रही होती है, ये चीजें डिस्क्राइब करी थी। अच्छा, और किसको क्या समझ में आया? और भी तो कोई बताते जाओ, जाके मैं एक ही एक बताता करके। रहता हूँ सारी चीजें। और मैम डिसीजन ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हिरार्की होती है, और उसमें वो वोटिंग की बेसिस पर वो मशीन रिजल्ट्स देती है कि मेजॉरिटी का वोट किस साइड पर है, तो वो फिर उस मेजॉरिटी के वोट को कंसिडर करके रिजल्ट देती है। और क्या समझ में आया था? थोड़ा और इसी के जरिए हम लोग मेरा क्वेश्चन है कि जो ये हिरार्की ट्री होता है, हिरार्की ट्री जो होता है मैम, इसी से हम लोग वो जो फीचर्स की जो इंजीनियरिंग ऑटोमेट होती है डीप लर्निंग में, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए होती है। जाहिर है, बेस तो यही होता है, लेकिन उसको उसको वो होती ऑटोमेटेड है, तो उसमें आपकी आवाज कोड कम आ रही है बहुत। सारा। एक मिनट रुको, अब भी आवाज सही आ रही है? अब सही है। ये जो डिसीजन ट्री के बारे में बात करी है ना, डिसीजन ट्री बनाई थी, और उसके बाद फिर एक सिस्टम दिखाया था कि जी वो जी जी। डिफरेंट डिफरेंट ट्री की जैसे शाखें होती हैं, उसमें वो डिफरेंट पैटर्न्स पे जा रहा था, ए पे जा रहा था, बी पे जा रहा था। बेस तो यही होता है। उसके बाद जैसे हमने इस रिसर्च के बारे में बात की थी ना, कि ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, रिसर्च होती जा रही है। अभी भी हम किसी पॉइंट पे हैं, इससे आगे भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो तुम बात कर रहे हो कि ये ऑटोमेटेड कैसे होती है, तो वो तो कोड के थ्रू होती है। और ये एक बेस हमारा जो दिख है रहा था कि ये इसी पे बेस कर रही बेस तो है यही ना। है। बेस तो यही है। सही है। बेस यही है। और आगे आगे कौन है हमारे पास? अवैस है और मोहम्मद खालिद है। अवैस, तुम बताओ क्या समझ आया? ओवेज लिख रहा होगा। मोहम्मद खालिद बताओ। मोहम्मद खालिद, इतनी देर आप बताइए। कल कल जो ओ। है कर्नल के बारे में पढ़ा था। कर्नल के हम्म। बारे में पढ़ा था कि जोन से हमारे डेटा सेट होते हैं ना, जो लीनियर ग्राफ, यानी मतलब सेपरेट नहीं हो रहे होते, लीनियरली लीनियरली सेपरेट नहीं हो रहे होते ना, तो मतलब उसको डिफरेंट हमने स्टेप्स तो में जो ग्राफ है के बारे में सेपरेट। ग्राफ के बारे में हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। हमने कल जो कर्नल के तुम्हें बारे कल में हमने जो कर्नल और ग्राफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ा था, हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। ग्राफ तो अभी बहुत आगे जाके कहीं आएगा, जब हम पूरी मॉडल को ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम उसको ग्राफ से शो कराएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा। ये मेरा ख्याल में उस वाले ग्राफ के बारे में बता रहे हैं जो एक हम लोगों ने डेटा सेट का पॉइंट्स भी देख रहे थे हम लोग। नहीं, वो ग्राफ तो नहीं था, हमने जो हायरार्की देखी थी। या अच्छा, वो उसके बारे में, वो डेटा सेट की जो वो, क्या नाम था उसका, जिसमें वो डेटा सेट को अलग अलग कर रहा था। जी जी। और ठीक 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 ठीक, सही। अच्छा ठीक है, अब ये दोबारा से हम इसको देखते हैं। ये जो है, इसका नाम, जिसका ये पेज है या इसको वेबसाइट कह लो, ये है एंड्रयू NG। अगर हम ये कहें कि डीप लर्निंग में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो काफी ज्यादा मशहूर है, और उनकी बातें इतनी इन डेप्थ होती हैं कि लोगों को समझ में आती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैन है। चाइनीज है ये। डीप लर्निंग के बारे में अभी भी इस वक्त ये बहुत अप टू डेट चल रहा है, मतलब इस जो नई चीजें आ रही हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है अच्छा खासा। ये कहता है कि जैसे अगर हम इस वाली पिक्चर को देखें या इस वाले ग्राफ को देखें हम, तो क्या देख रहे हैं कि ये इनपुट है, और एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ये, लेकिन ये सिंगल हिडन लेयर है। सिंगल लेयर है। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मेरे पास चार लेयर्स थी। पहले एक इनपुट लेयर थी, दो उसके अंदर जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, हिडन लेयर ही कह लो। और उसके बाद आउटपुट की एक लेयर थी, जिसमें जो है ना वो सारे थर्ड वाली लेयर के अंदर सारा कुछ आ जाता है, और उससे जो है वो
आउटपुट जनरेट हो जाता है, फिर दोबारा ये यही बता रहा है कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद कहता है इमेज टेकन फ्रॉम रेलू स्टैंड फॉर। अच्छा, रेलू के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये एक्टिवेशन फंक्शन है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, कौन सी लेयर के अंदर यूज होगा। हिडन लेयर प्रेडिक्ट कनेक्शन बिटवीन। ये जो हिडन लेयर है बीच में, ये क्या करती है, ये कनेक्शन बनाती है इनपुट के साथ, और इनपुट के साथ ही, इनपुट का जैसे दो बीच में लेयर है उनके साथ। डीप एंड कंसिस्ट ऑफ मोर हिडन लेयर, डीपर लेयर्स। अच्छा, उसके बाद ये एक बड़ा नेटवर्क दिखा रहा है यहाँ पे, देखो इस तरह से। यहाँ से इसके कनेक्शंस जो कल मैंने बनाए थे, याद है। ये जी। हर हर न्यूरॉन वो उस तरह से बना रहा है, और बीच में इसके तकरीबन 5 हिडन लेयर्स है, और फिर ये इसका जो है ना रिजल्ट आ गया Y1 Y2 Y3 करके। ठीक है। अब ये कह रहा है ईच इनपुट विल बी कनेक्टेड टू द हिडन लेयर एंड द एन किसको कह रहा है, न्यूरल नेटवर्क को, विल डिसाइड द कनेक्शंस। हर इनपुट लेयर कनेक्टेड है हिडन लेयर से, और जो न्यूरल नेटवर्क है वो डिसाइड करेगा कनेक्शंस को। वो कैसे करता है, इसकी एक मल्टीप्लिकेशन होती है जो मैंने कल कहा था कि मैं कल बताऊंगी। तो वो हम देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग मींस वी हैव टू एक्स वाई। अच्छा, तो इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी बड़े वालों की यूज हुई है कि आगे की, लेकिन हम आगे पढ़ने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, और हमारी जो अ, हमारा जो काम है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अच्छा, ये कहता है कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो सुपरवाइज लर्निंग में फॉल करता है। उसमें इंक्लूड क्या है, सीएनएन। सीएनएन क्या है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये किस में यूज करते हैं, ये कंप्यूटर विजन में। आरएनएन ये क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूजफुल इन स्पीच रिकग्निशन, एनएलपी। दो दो चीजें हैं इसमें जिस पे हम बहुत ज्यादा इस वक्त भी काम कर रहे हैं। एक कंप्यूटर विजन जिसको सीवी कहते हैं, दूसरा न्यूरल ये दूसरा हम कहते हैं एनएलपी। इसमें इन दोनों में काफी काम हो रहा है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई थिंक इसका जो है एब्रिविएशन है एनएलपी का। स्टैंडर्ड एंड यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर डेटा। अब हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क है, इसमें हमें क्या स्ट्रक्चर डेटा को यूज करना है। स्ट्रक्चर डेटा के डेटा उस फॉर्म में हो जिस फॉर्म में हम उस मॉडल की में उसका इनपुट दे सकें। अब ये कहता है कि हाइब्रिड कस्टम एन और कलेक्शन ऑफ एन टाइप, ये आगे की बात है। अभी तो हम बेसिक वो बनाएंगे, लेकिन ये वाली चीज जो है ये हम बाद में यूज करते हैं, कर सकते हैं, मतलब जरूरी भी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा इज लाइक द डेटाबेस एंड टेबल्स। अब टेबल्स में हम पहले पढ़ चुके हैं क्या था, टेबल्स में हमारे पास pandas जो है वो फॉर्म ऑफ टेबल है ना। तो ये कहता है या तो आपके पास डेटाबेस जो है वो किस फॉर्म में हो, टेबल्स के फॉर्म में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज लाइक, अभी इन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की जो ये मिसाल दे रहा है वो क्या है, वीडियो ऑडियो एंड टेक्स्ट तीनों हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा गिव मोर मनी बिकॉज कंपनीज रिलाइज ऑन प्रोडक्शन ऑनर्स बिग डेटा। अब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा इसलिए आपको ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा पैसा देता है, इसलिए कि कंपनीज रिलाई करती हैं उस प्रोडिक्शन पे जो बड़े डेटा पे हो और स्ट्रक्चर्ड हो। ये वाली बात समझ में आई है, आखिरी वाली, या इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई। ये वोकेबलरी समझ में नहीं है। आखिरी वाली समझ में नहीं आई या पहले वाली भी नहीं आई। नहीं, बात तो समझ में आ गई आपकी, मगर स्ट्रक्चर्ड डेटा मैं शायद भूल गया हूँ, या आपने शायद पढ़ाया होगा पहले, मगर मुझे स्ट्रक्चर डेटा और रॉ डेटा में क्या फर्क है। स्ट्रक्चर डेटा को हमने पढ़ा था कि जब हम अच्छा। पेंडास फ्रेम के अंदर हम डेटा को ले आते हैं तो जी। मॉडल को फीड करने में आसानी होती है कि अब वो किससे, मतलब दैट्स इट, यही है। मैम स्ट्रक्चर डाटा की तो एग्जाम्पल टेबल्स ले सकते हैं कि हमारा डाटा अच्छे से शो हो रहा है, हमें हमें उसको समझने में मसला नहीं हो रहा है। टेबल्स बने हुए, प्रॉपर रोज तुम्हें बनी तो हुई, कॉलम्स बने हुए हैं, तुम्हें उसमें हमारा तुम्हें डाटा भी स्टोर हो रहा है। तुम्हें लेकिन मसला रॉ हो भी, डाटा जो है, लेकिन जो जिस फॉर्म में डेटा उसको चाहिए ना जिससे वो मॉडल ट्रेन हो सके। अब जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप कह रहे हैं कमेंट्स, कमेंट डेटा उठा लो, उसके ऊपर मॉडल ट्रेन कर लो। तो कमेंट से मैं तो ऐसे ही काम कर सकती हूँ, पहले मुझे 0 मिले, फिर 1 मिले, फिर 2 मिले, फिर 3 मिले, और मुझे ऐसे ही समझ में आता है। अगर पहले मुझे 0 दे दे, फिर 98 दे दे, फिर 77 दे दे, और वो स्ट्रक्चर्ड भी ना हो, जैसे हम 1 2 3 भी स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं अगर तुम देखो तो।
ये 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम किस तरीके से 1 2 3 करके उसके बाद हम 9 तक जा रहे हैं, फिर अगले में लाइन में 10 लिख रहे हैं, और फिर 11 12 करके 19 तक जा रहे हैं। तो वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है, जिससे टीचर भी जब देखती है तो उसको आसानी होती है। तो हमने एक इंसान ने जिस चीज को बनाया है, तो वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को ले रहा है। और वैसे भी अगर अनस्ट्रक्चर्ड लेगा तो वो आई थिंक कंफ्यूजन होगी। जो पहले वाली कहानी थी वो होगी कि वो मेमोरी बहुत लेगा, स्पेस बहुत लेगा, टाइम बहुत लेगा। अगर कोई ऐसी चीज कर भी लें कि अनस्ट्रक्चर, तो मे बी पहले तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, मे बी उसके बाद सॉल्व हो जाए किसी और तरीके से। लेकिन अभी तक तो ये है कि स्ट्रक्चर डेटा पे मॉडल ट्रेनिंग आसान होती है। व्हाई इज डीप लर्निंग टेकिंग ऑफ? डीप लर्निंग इज टेकिंग ऑफ फॉर 3 रीजन: डेटा, यूजिंग द इमेज, वी कैन कंक्लूड। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? मैम टेक ऑफ से मुराद वो जा रही है या हम उसको मजीद यूज में ला रहे हैं? नहीं नहीं, कहता है डीप लर्निंग इज टेकिंग ऑफ फॉर 3 रीजन। डीप लर्निंग इसलिए ज्यादा ऊपर जा रही है कि उसके 3 रीजन हैं। ओके। उसके प्रोग्रेस के 3 रीजन हैं। तो वो उसके प्रोग्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो है लार्ज न्यूरल नेटवर्क है, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। मीडिया, अच्छा, इसमें एक और जो है ना मजेदार बात ये है कि जितना बड़ा डेटा होता है ना, जितना ज्यादा बड़ा डेटा होता है उतनी ज्यादा ट्रेनिंग अच्छी होती है। इसके पीछे एक, जैसे हम ये क्या बड़ा आसान सा काम है, ये छोटा सा डेटा लो, इसको ट्रेन कर लो। अब छोटे से डेटा के लिए छोटा सा मॉडल भी होना चाहिए, कि जो बहुत ही छोटा मॉडल हो, जिसमें एक ही लेयर हो या 2 लेयर्स हो, और उसके बाद जो है हम उसको ट्रेन कर दे। उसके बावजूद उसको प्रॉब्लम इसलिए होती है कि अगर तुम्हें कोई ये है कि तुमको मैंने 100 पिक्चर्स बिल्लियों की दिखाई, जिसमें मुख्तलिफ स्पीशीज थी, कैट्स की मुख्तलिफ स्पीशीज थी, तो तुम्हारी लर्निंग 100 पिक्चर्स की हो गई, वो रोज दिखा रहा है तुम्हें। तुम उस पर बैक प्रोपेगेशन भी कर रहे हो, पहले आगे जाते हो, फिर पीछे जाते हो, फिर दोबारा उस तस्वीर को देखते हो, और उसके बाद तुम्हें 1000 तस्वीरें दिखाई। तो ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर होता है कि वो आगे की चीजें याद करता है, पीछे की भूलता है। कंप्यूटर भी ऐसा करता था पहले। उसके बाद हमने उसको ऐसे लर्निंग करा दी कि वो जो है ना हर लर्निंग के बाद दोबारा पीछे जाए, दोबारा से याद करे। तो जब बिग डेटा होता है तो उसकी लर्निंग इसलिए अच्छी होती है कि उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गई होती है, और उसकी इंफॉर्मेशन हमारी इंफॉर्मेशन की तरह नहीं होती। जैसे हमारे न्यूरॉन्स जो है वो चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन वो तो फिर एक वो है ना, कम मशीन है ना, तो उसमें सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं, उसकी मेमोरी में वो स्टोर होती जाती हैं। और उसके बाद जब उसकी लर्निंग होती है, और फिर उससे पूछो कि अब बताओ ये बिल्ली की पिक्चर है कि चिड़िया की पिक्चर है, तो उसने इतनी पिक्चर्स अपने पास जो है रखी होती है कि उसको पता होता है कि जी ये बिल्ली ही है, और ये इस नस्ल की बिल्ली है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी। यस आसान मैम। है, आसान है, काफी आसान है। अच्छा, ये सपोर्ट जो वेक्टर मशीन है, इस ये फॉर स्मॉल डेटा कैन परफॉर्म एज लीनियर, ये एसवीएम के मॉडल्स अभी भी पड़े हैं, पहले भी ये यूज होते थे। सपोर्ट वेक्टर मशीन अब लोगों का काम मैं दे रही हूँ कि ऐसा करो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन को थोड़ा सा कल पढ़ क्या कि क्या काम करता है। अब ये कहते हैं फॉर बिग डेटा स्मॉल एन इज बेटर देन एसवीएम। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मॉल एंड स्मॉल डेटा में सपोर्ट वेक्टर मशीन काम करती है। रिग्रेशन क्लास क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, एक ऐसा मॉडल जिसके आंसर्स ज्यादा होते हैं, जैसे जिसमें हम डिजिट्स की, और इसमें ऐसे ले सकें, 2 मिसालें दे सकें। मुझे एक कार खरीदनी हो, और कार खरीदने के लिए मैं अपनी रिक्वायरमेंट रखूं कि मुझे जीप चाहिए है, 2020 का मॉडल होना चाहिए, इंजन का हॉर्स पावर ये होना चाहिए है, और उसकी कीमत ये होनी चाहिए। और मैं उस पर एक मॉडल बना दूं जिसमें वो मुझे बेस्ट कार रेकमेंड करे कि लाइक विच इज द बेस्ट कार फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो इसमें आप ये देखें कि ना रिजल्ट बाइनरी है, ना ही रिजल्ट क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट से वो लेके और फिर एक रिजल्ट
करेगा, वहां से कुछ लेगा, अच्छा वो देखेगा कि फिर वो देखेगा उसे वो ले लेगा टोयोटा को। एक तीसरा हमारे पास है रिग्रेशन का, जो थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है तो सबसे आखिर में पढ़ाते हैं, लेकिन अब टाइम है कि इसका ओवरव्यू मैं दे दूं। दूसरी चीज ये है इसमें, जैसे एक और मिसाल हमारी किताब में हमारे पास मौजूद है, कि अगर आपको कोई घर पसंद करना है और आप घर लेने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स रखें कि मुझे एक घर चाहिए जिसमें 4 कमरे होने चाहिए, उसकी सीढ़ियाँ इतनी हों, उसमें एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल गार्डन हो, उसमें अटैच बाथ हो, वो शहर से करीब हो, या एट्रीब्यूट्स आप एक मॉडल को दे दें और वो आपको बताए कि बेस्ट सूटेड जो आपके लिए अपार्टमेंट या घर है वो कौन सा है। तो ये रिग्रेशन के मॉडल्स कहलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये वाला सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल्स को ट्रेन करते थे, और ये कम डेटा पे अच्छा ट्रेन होता है। बिग डेटा के लिए न्यूरल नेटवर्क स्मॉल होगा, बेहतर होगा एसवीएम से। एसवीएम जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है, अच्छा इससे हमारे पास ये बेहतर होगा। अच्छा, एक एक चीज जो हमने पहले की थी क्लास में और उसको हमने समझने की भी कोशिश की थी, जिसमें यो सर ने हमें क्लास भी दी थी, हमने पढ़े थे वेक्टर्स और हमने पढ़े थे मैट्रिक्स। याद है ना? अब थोड़ा सा अपने दिमाग में वेक्टर्स और मैट्रिक्स को ताज़ा रखना, क्योंकि सारा काम ही वेक्टराइजेशन के थ्रू हो रहा होता है। एनएलपी का बैकएंड हो या किसी वेक्टराइजेशन हो ही रही होती है। फिर कहता है फॉर बिग डेटा अ बिग एनएन इज बेटर देन अ मीडियम एनएन इज बेटर देन अ स्मॉल एनएन। अब हम मुख्तलिफ कंपैरिजंस कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो पहले रिसर्च थी उसमें हमारे पास छोटा डेटा होता था और बड़ा मॉडल होता था, ऐसा काम होता था। तो अब ये है कि हमें हमारे पास एक नई चीज आ गई है, उसमें बड़ा डेटा है, मॉडल छोटा है, तो यही काम होता है। अच्छा, बड़ा डेटा आपको हर्ट नहीं करता, बड़ा मॉडल आपको जरूर हर्ट करता है समटाइम्स। मतलब जितना हर्ट वो नहीं करता उतना वो करता है। उसका रीजन ये है कि वो ज्यादा, जो बड़ा मॉडल होता है उसकी कार्बन एमिशंस, जैसे एनएलपी के जो हमारे पास मॉडल्स पड़े हैं प्री ट्रेन मॉडल्स, तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो आप इससे ज्यादा नहीं चला सकते क्योंकि उसकी कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा होती हैं। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये कोशिश जो है, फॉर द वेरी फर्स्ट डे, एक कोडर की, एक प्रोग्रामर की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो छोटे से छोटा कोड लिखे, बड़े से बड़ा रिजल्ट आना चाहिए, छोटे से छोटा मॉडल हो। डेटा आपके पास बड़ा होगा तो वो नागुजीर है, क्योंकि लर्निंग के लिए आपको डेटा चाहिए ही चाहिए। तो वो तो आपको चाहिए है कि वो बड़ा हो भले से, लेकिन मॉडल अगर आपके पास छोटा होगा, कोड छोटा होगा, तो अच्छा होगा। समटाइम्स हमारा कोड बहुत छोटा भी होता है लेकिन उसके बैकएंड पे बहुत बड़ा काम हो रहा होता है, तो वो भी हैवी हो जाता है। लेकिन अभी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक रखेंगे कि हमारा जो कोड है, हमारा जो मॉडल है, वो टाइम एंड स्पेस एफिशिएंट हो, जिसका मतलब ये है कि वो कम टाइम में चले और कोड छोटा हो। तो बिग डेटा बिग इज बेटर देन अ मीडियम एनएन। अब ये इसी तरह की एक बात है कि जो बड़ा है वो बड़े न्यूरल नेटवर्क के लिए बेटर है कि मीडियम न्यूरल नेटवर्क हो स्मॉल न्यूरल नेटवर्क से। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस बता रहे हैं कि हम ये इस काफी ज्यादा वो है, तो ये थोड़ी मुश्किल बातें कर रहा है, लेकिन मैं न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज के ऊपर जाएं तो हमें चीजें पता चल रही हूँ। अच्छा, अब कहते हैं होपफुली वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा बिकॉज द वर्ल्ड इज यूजिंग द कंप्यूटर लिटिल बिट मोर। अब अगर हम ये कहें किसी के पास कोई मिसाल मौजूद है, तो मैं किसी के पास किसी का दिमाग अगर आप रिपीट कर सकती है? मेरे इंटरनेट में इशू है, आपकी आवाज़ जो है ना बहुत खराब आई जा रही है। अगर हम ये कहें टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने से, ज्यादा इन टच होने से हमारे पास ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, तो मैं पूछ सकती हूँ कि कैसे। टेक्नोलॉजी कैसे से ये इंटरेक्ट होने में हमारे पास ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, ये कह रही हैं? बिल्कुल। हम कैसे? इस तरीके से ले सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी जैसे फर्स्ट करें कि हम लोग कोई जैसे किसी नई वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं, तो वो डेटा हम लोग दे रहे होते हैं उसको।
मतलब आप डेटा जनरेट करने की बात कर रही है, डेटा अपलोड होने की बात कर रही है? आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना इशू हो रहा है। हाँ, आवाज तुम्हारी खराब हो रही है, बहुत ज्यादा आवाज का नहीं आ रही। हैं, पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, ब्रेन्स ज्यादा हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, हम्म, तो मैम डाटा भी ज्यादा ही क्रिएट हुआ। हम्म, अच्छा, बाकी के दो लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल एक्चुअल में सही। ओवैस ओवैस बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अच्छा, और खालिद क्या बोल रहा है? खालिद बताओ। इंटरेक्ट हो रहा है ना, मतलब जैसे कि कोई हम डेटा है पहले रजिस्टर वगैरह में जो है पुट कर रहे थे, अब जो अगर बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल से बिल्कुल अटैच बिल्कुल। हम पहले पूरे साल में शायद 4 जगह पे लॉगिन होते थे, अब हम दिन में शायद 4 जगह लॉगिन होते हैं। दूसरा, हम यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं। हमारा डेटा हॉस्पिटल्स में जा रहा है, हमारा डेटा स्कूल में जा रहा है, हमारा डेटा मुख्तलिफ, हम जब कहीं कोर्सेज करने जा रहे होते हैं हम वहां पे अपना डेटा डाल डाल रहे होते हैं, बैंक्स में डाल रहे होते हैं। इससे पहले क्या ये सब कुछ इस तरीके से था जैसे अभी है? तो ये कहते हैं कि अच्छा, उसमें क्या है कि जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो हमारे पास छोटी सी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। हमें ये होता है कि बाज दफा डेटा तो खरीदना भी पड़ता है, बाज दफा ये होता है कि हमें बैंक का अगर डेटा चाहिए तो उसमें कुछ कॉन्सेंट्स होते हैं। लाइक जैसे 25, वहां पे 25 लाख कस्टमर है तो उनके पास कॉन्सेंट वाले 25,000 कस्टमर होंगे कि जिन्होंने खुद अपना कॉन्सेंट दिया होगा कि जी हमारे डेटा को एक्सेस करने दें। तो वो मॉडल ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हमें कुछ ना कुछ डेटा को एक्सेस करने देते हैं। एपीआईज भी जब जनरेट करते हैं तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा अकाउंट का नहीं पता चले कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं और ये चीजें एक्सेस हो सकें, तो वो एपीआई जनरेट करने के लिए जैसे हम जब पहले तो ऐसा नहीं था ना कि वेबसाइट्स पे जब हम जाते थे और कार्ड नंबर डाल दें और वो सब कुछ हो जाए। तो एपीआई जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका काम यही होता है, वो क्या करता है कि वो उस बंदे के उतने ही डेटा को एक्सेस करता है जितने की हमने उसको परमिशन दी होती है। अदरवाइज तो तबाही फैल जाए, सारे पैसे इधर उधर हो जाए। तो डेटा जो है ये कहता है कि जितना ज्यादा हम मोबाइल्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, जैसे अब पहले ये चक्कर नहीं था ना, गूगल क्लाउड का चक्कर नहीं था, आईओएस का जो क्लाउड है, एप्पल क्लाउड है जो, उसका चक्कर नहीं था। अब आपके कहाँ, जिनके पास आईफोन है उनकी तस्वीरें कहाँ पड़ी हैं? क्लाउड आई पे। क्लाउड पे है। आई क्लाउड पे और उसमें है, तो वो सारा डेटा जनरेट ही हो रहा है ना। पहले तो वो मशीन या कोई डिवाइस है उसके अंदर वो डेटा होता था, वहीं से जाया हो जाता था। तो अब हमारे पास डेटा की जो वो है, जितना हम ज्यादा उससे कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास डेटा जो है ज्यादा होता जा रहा है। अब ये कहता है कि कंप्यूटेशन किस तरह से हो रही है, जीपीयूज के थ्रू है, सीपीयूज, पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम। नहीं, ये बहुत खतरनाक बात हो गई, छोड़ दो इसको। ये तो अब वाले हमारी चेक करा सारे न्यूरल नेटवर्क। किसको? नहीं, मैं अभी बात कर लूंगी 11 बजे तक, उससे डायरेक्टली कॉल कर लूंगी। बस यही वाला टेस्ट है। हाँ जी, अब ये कहता है कि अब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। क्लास खत्म होने से पहले तुम मुझे सोते हुए मिलो। तुम्हारी कोई पेपर है? तुम्हारा कोई वो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन टू मेक अ बाइनरी क्लासिफायर, ही टॉक अबाउट। अच्छा चलो। इसमें और एक न्यूरल नेटवर्क था जो मैंने देखा था। ये सारी कैलकुलेशंस बता रहे हैं। अब हम दोबारा से ऐसा करते हैं, अब हम जाते हैं दोबारा अपनी वीडियोस के ऊपर और उसको दोबारा एक बच्चों वाले वे में देखते हैं, शायद देखें हमें कुछ समझ में आए। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मुझे एक वीडियो चाहिए, ये एंड्रयू एनजे की ही वीडियो है जिसमें उसने पिक्चर्स और वीडियो के थ्रू ना वो बताया है कि ये न्यूरल नेटवर्क की कंप्यूटेशनल जो वो है, किस तरीके से हो रहा है, उसके पीछे काम क्या हो रहा है। और सर नासिर का भी है, तो वो मैं इतना ज्यादा ढूंढ नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह ढूंढ लूंगी। अभी मुझे ये मिल गया तो मैंने कहा इससे थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, हम कहाँ तक गए थे? हमने 10th वाला देख लिया था, अंडरस्टैंड हाउ डीप लर्निंग वर्क। हम कहाँ पे थे, कौन सा वाला हमने देखना था? 11 को लगा के देखें।
नहीं, ये भी देख लेते मशीन। ये भी रैंडम, हम रैंडम फॉरेस्ट देखेंगे, बूस्टिंग मशीन्स देखेंगे। रैंडम फॉरेस्ट देख लिया था मैम हमने। रैंडम फॉरेस्ट स्टार्ट होगा। देख लिया। मैं इसका वो हाँ मैं रैंडम फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी डिसीजन ट्रीज को हम आपस में मिला के इस्तेमाल करते हैं। कार्ड यानी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री, जिसके अंदर अच्छा, नाम से आपको धोखा नहीं खाना है, ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी डिसीजन ट्री आपस में लगाते हैं। अच्छा, इनपुट आपका जाता है वो तमाम डिसीजन ट्री से होता हुआ, हर डिसीजन ट्री कोई ना कोई आपकी ये वाला तो हमने कल देख लिया था ना, अब हम ये देखते हैं ताकि हमारी 4-5 वीडियोस कवर हो जाए जल्दी से। बॉस्टिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बहुत अच्छा एल्गोरिथम है। इसमें होता क्या है कि हम मशीन को डेटा देते हैं, वो उससे यानी उसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग करते हुए कोई वो गलतियां परफॉर्म करता है। तो अब क्या होता है, हम दोबारा से वही डेटा देते हैं, लेकिन ये जो लर्निंग हुई थी, उसने जो गलतियां की थी, वो नॉलेज उसके पास मौजूद है। एल्गोरिथम दोबारा से लर्निंग करता है। तो अब लर्निंग करते वक्त वो गलतियां जो उसने प्रीवियस स्टेप के अंदर परफॉर्म की थी, अब परफॉर्म नहीं करेगा। जिस तरह समझ में आ गई ये बात, ये जी, बूस्टिंग। हाँ ये मैंने बताओ क्या समझ में आया। कल भी नहीं पढ़ा था, मुझे आपने एग्जांपल भी दी थी कि एक रास्ते से अगर हम गुजरते हैं, वहां पे गड्ढा है, तो अगर हम लोग 2 से 3 दफा उस गड्ढे में आगे गिरते हैं, तो अगली दफा हम लोग जो है उसका हम्म उसको याद रखते हैं कि यहाँ हम्म पे गड्ढा है, और हाँ, हम लोग। लेकिन लेकिन तुमने ऐसा सोचा है, ऐसा देखा है कि हम 5 दफा, हम इससे 2 साल 3 साल पहले अगर जाएं, तो अगर हम कोई चीज कर रहे होते थे और हमने उसको जो है कंप्यूटर पे हमने मोबाइल पे किया, और अगर हमसे कोई गलती हो गई या उसको लर्निंग में गलती हो गई तो हमने उसको बंद कर दिया, दोबारा खोला तो वो ABCD से दोबारा स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसको नहीं याद होता था कि उसने क्या गलतियां की थी। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं ऑटो फिल का, ऑटो हम्म, फिल के थ्रू हम नाम और सारी चीजें डाल देते हैं। पहले तो नहीं आता था, आज से 1 साल पहले तो आई डोंट थिंक कि जो है वो ऑटो फिल का ऑप्शन आता होगा। तो ये कह रहा है, ये वाला एल्गोरिथम जो है बूस्टिंग मशीन्स का, ये करता है कि जब ये गलतियां करता है तो उसको उसको सीख लेता है, उसको याद कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है कि ये गलतियां मैंने की थी। तो नेक्स्ट टाइम सेम डेटा पे जब हम उसकी लर्निंग कराते हैं, तो फिर वो क्या करता है कि उसको पता होता है कि पिछली दफा मैंने ये गलतियां की थी, तो अब वो गलती नहीं करेगा। जी। क्लियर हुआ? जी। बाकी सबको भी क्लियर हो गया? यस मैम। करेगा। जिस तरह इंसान की लर्निंग हम करवाते हैं कि कोई गलती वो जब कर ले, तो अब उसको जब मैं दोबारा सिखाऊं तो वो गलती दोबारा नहीं करेगा, या उसकी कोशिश होगी कि वो गलती ना करे। तो ये सेम प्रोसेस, यानी आप वीक लर्नर को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग लर्नर में, तो हमारा ये एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब तक आपने ये जितने एल्गोरिथम देखे, हर एल्गोरिथम के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एल्गोरिथम है रैंडम फॉरेस्ट, हम अब भी इस्तेमाल करते हैं। SVM हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर रैंडम फॉरेस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें एल्गोरिथम मशीन लर्निंग के अंदर फॉल कर एल्गोरिथम क्या था? एल्गोरिथम वही था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, और वो भी सीक्वेंशियल हो। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिथम इसमें क्या होता है, किसी में कुछ फायदा है, किसी में कुछ नुकसान है, किसी में कोई कोई चीज है, किसी में कुछ नहीं है। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम टाइप क्या है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व कौन सी करनी है। वही दोबारा हम जाएंगे, बाइनरी एक मल्टी क्लास है कि रिग्रेशन है, उस हिसाब से हम अपना जो है एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं कि ये वाला एल्गोरिथम इस वाली प्रॉब्लम के लिए अच्छा होगा, और उसके बाद फिर हम उसमें जो जो भी लगना होता है, एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह, वो सब कुछ लगाते हैं। अभी जो है वो ये चीज भी है कि ये, क्योंकि ये एक आर्ट है। आर्ट आर्ट क्या है कि आप दो एल्गोरिथम तीन को मिला के कोई नई चीज बना रहे हैं, जिसमें वो पहले वाली प्रॉब्लम्स ना हो, और नई वाली प्रॉब्लम्स जो है वो कोई नई प्रॉब्लम्स भी ना है, और सॉल्यूशन भी उसका अच्छा हो और जल्दी भी चले। लेकिन ये भी एक पूरा लाइक अलग फील्ड है, इसके लोग अलग होते हैं और वो लोग इसके इसके लिए काम करते हैं। मतलब हम लोग इस तरीके से इसको ले सकते हैं कि हम जितनी दफा इसको मशीन लर्निंग को इसके अंदर हम एल्गोरिथम को अपने चलाएंगे, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। हम्म
अच्छा, ये एक क्वेश्चन किया है इसने, कौन है ये, ओवैस होगा, ये बस ओवैस ही है। ये वेटेड डेटा मीन्स क्या होता है? डेटा जो है, जब हम इनपुट देते हैं उसी को हम डेटा कहते हैं ना। लेयर्स में जाता है डेटा, तो जब लेयर्स में जाके हमारे फर्स्ट लेयर से वो दूसरी लेयर में जाता है और हर न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट होता है, तो जो मल्टीपल मल्टीप्लिकेशंस और जो एडिशंस हो रही होती हैं, उससे हर न्यूरॉन का जैसे ही वो आगे जा रहा होता है तो उसका वेट चेंज हो रहा होता है। ये हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में, ये काफी डिटेल में पढ़ने की बात है। लेकिन बहरहाल अभी तक के लिए ये है कि उसके वेट्स जो होते हैं ना, उसके वेट्स जनरेट हो रहे होते हैं, जिससे आगे हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो रहा होता है। अभी मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में बताया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीप लर्निंग क्या है और इसमें किस तरह वर्क हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के इतने सारे एल्गोरिथम मौजूद थे, तो न्यूरल नेटवर्क जो कि डीप लर्निंग आपका कहलाता है, इसमें ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट हुई, या अब तक इनकी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई थी, या हम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को क्यों इस्तेमाल करें, जबकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बहुत सारे अच्छे मौजूद हैं। अब ये डिफरेंट हमें देखना है कि मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग के दरमियान क्या फ़र्क है और हम डीप लर्निंग क्यों सिलेक्ट करें। सबसे पहली चीज़ कि डीप लर्निंग जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग, जो कि सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेट हो जाता है। यानी मैंने कैट की एग्जांपल दी थी, उसकी आंख, नाक, कान, दुम, ये तमाम के तमाम फीचर्स आपको बताना पड़ते, लेकिन न्यूरल नेटवर्क से हमें फ़ायदा है कि आपको फीचर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूरल नेटवर्क को डेटा दे दें, उसके अंदर जो भी डेटा उसका आउटपुट है वो उसके साथ बहुत अच्छा मैपिंग कर सकता है। सबसे बड़ी खासियत कि मशीन लर्निंग के जितने एल्गोरिथम हैं, अगर फाइनली मॉडल ट्रेन करने के बाद आप उनकी एक्यूरेसी देखें, परफॉर्मेंस देखें, इसके ऊपर इन्वायरमेंट, लाइफ इन्वायरमेंट में, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। जबकि न्यूरल नेटवर्क दो चीजें इन्होंने ये बता दी, एक तो वही जो बार बार बोल रहे हैं कि फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑटोमेटेड है, मशीन लर्निंग में ऑटोमेटेड नहीं थी। और दूसरी दूसरी चीज क्या कहा है इसने कि एक्यूरेसी जो है वो जो उसकी है मशीन लर्निंग की, उससे डीप लर्निंग की एक्यूरेसी बेहतर है। जब हम न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं तो एक्यूरेसी बेहतर होती है। की एक्यूरेसी आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के ऊपर देखें तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई आती है, और ये बिग डेटा के ऊपर बहुत अच्छी, यानी परफॉर्म, उसकी लर्निंग लेयर्स की बहुत अच्छी वजह परफॉर्म होती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बिल्ड होती है। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ डीप लर्निंग की एक्यूरेसी मशीन लर्निंग से उसकी लेयर्स की वजह से ज्यादा अच्छी होती है ना, क्योंकि वो ज्यादा लेयर्स में हाँ काम। न्यूरल, नहीं वो उसमें लेयर्स होती नहीं है। मशीन लर्निंग का जो काम होता है वो स्क्रैच से होता है। तो फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट करते हैं और उसका एल्गोरिथम डिफरेंट होता है और इसका एल्गोरिथम डिफरेंट होता है। जहाँ पे तुम्हें न्यूरल नेटवर्क नजर आ जाए ना, लेयर्स बनी नजर आ जाए, तो उसको तुम बगैर कुछ सोचे बोल सकते हो कि ये जो है डीप लर्निंग का मॉडल है। ये मैं कह समटाइम्स हाइब्रिड 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 मॉडल्स होते हैं जो कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, जिसमें मल्टीपल मल्टीपल मॉडल्स लगे होते हैं, और अच्छा। मल्टीपल मॉडल्स को लगा के एक मॉडल क्रिएट करके और उससे एक टास्क लिया जाता है। जो एप्स में, जनरली एप्स में आपको दिखता ही है। तो वो जो चीज है वो हाइब्रिड मॉडल होती है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही मॉडल आपके सामने है, कनेक्टेड किसी और मॉडल से नहीं है, और उसमें न्यूरल नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, लेयर्स नजर आ रही है, तो वो जो है वो डीप लर्निंग का मॉडल है। और जब आप जाओगे कोड पे, तो वो कोड पे आपको दिखेगा लेयर्स इज इक्वल टू समथिंग करके, तो लेयर्स से आप समझ जाओ न्यूरल नेटवर्क है। सही। ठीक है। हमारे एजेंट की जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। टेक्निकली अगर हम बात करें डीप लर्निंग के अंदर जितनी भी लेयर्स होती है, तो लेयर बाय लेयर उसकी लर्निंग होती है। तो पहली लेयर हो सकता है वो, अगर मैं एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की बात करता हूँ, तो पहली लेयर आपके तमाम की तमाम पिक्चर में जितनी एजेस होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उनको लर्न करता है। दूसरी जो लेयर है वो हो सकता है उन एजेस से मिलके आपके जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी आंख, नाक, कान, उन चीज़ों को लर्न करता है। तीसरी जो लेयर है वो हो सकता है उन आंख, नाक, कान से मिलके किस बंदे का चेहरा बनता है वो क्लासीफाई करता है या वो लर्न करता है। और फाइनली आपकी जो लेयर होती है वो आपको टैग करती है, लेबल करती है कि ये बंदा कौन है। अच्छा, ये बहुत गहरी रिसर्च है। तो जो जब बहुत कोई डीप बात होती है जिसमें पढ़ पढ़ के इंसान थक जाता है और उसको ये समझ में नहीं आता, तो ये बार बार ऐसे कहते हैं कि इट माइट भी, ये हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि लेयर बाय लेयर जो हमारा काम है, हमें नहीं पता कौन सा लेयर कौन सा काम कर रही है। आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और ना मुझे लगता भी नहीं है कि कर पाएंगे। क्योंकि रीजन ये है कि जब आपका डेटा वैसे ही डेटा लाखों के हिसाब से पिक्चर्स में है, और उसके बाद वो उसको पिक्सेलेट करता है, तो एक पिक्चर के पिक्सल्स कितने होते हैं, और फिर उन पिक्सल्स के ऊपर वेक्टराइजेशन हो रही है।
मैट्रिक्स से जनरेट हो रहा है, वेक्टराइजेशन हो रही है, और फिर वेक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होता कौन सा पिक्सल कहाँ गया और कौन से लेयर में क्या जनरेट हुआ, तो ये जो ये कह रहे हैं ना हो सकता है, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है। आसिफ है या अली है या हमजा है, तो ये लेयर बाय लेयर जो आपकी लर्निंग होती थी, रिप्रेजेंटेशन होती थी, इस तरह की लर्निंग को डेवलप करना बड़ा मुश्किल तरीन काम था मशीन लर्निंग के अंदर, जबकि एल्गोरिथम यानी न्यूरल नेटवर्क जो है बहुत अच्छा इसके ऊपर परफॉर्म करता है। आपकी जितनी भी मिडल लेयर्स हैं या उन्हें हम जो हिडन लेयर्स कहते हैं, ये ज्वाइंटली लर्न कर रही होती हैं, यानी पहली तस्वीर को लर्न किया तो सारी की सारी लेयर पहली वाली जो तस्वीर है इसके बारे में जानती है। अच्छा, आप कोई नई चीज़ आती है उसको लर्न करते हैं तो आपकी तमाम की तमाम लेयर्स अपडेट होती हैं, तो ज्वाइंटली ये लर्न कर रही होती है किसी भी चीज़ को, एक इनपुट या 10 इनपुट, उन सब की लर्निंग इनकी ज्वाइंटली हो रही होती है। ये मैंने पहले भी बात बताई थी कि जो जो डेटा होता है वो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन सारी लेयर्स के पास होती है। तो आप लोग जरा क्लास ज्वाइन करें दोबारा।